अब देखिएगा, हम चैप्टर नंबर 6 का 2 एग्जाम्पल बचे हैं। ये 2 एग्जाम्पल और कर रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 एंड एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 2 पहले ही हो गया था और एग्जाम्पल नंबर 3 जो है करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे छोड़ देंगे हम। एग्जाम्पल 1, जो चैप्टर नंबर 4 में क्वेश्चन चल रहे थे कि फोर्सेस मिलते थे और उनका रिजल्टेंट ज्ञात करना होता था, उसका उल्टा क्वेश्चन है ये। ए सिस्टम ऑफ फोर्सेस गिवन बाई x, y, z, l, m, n, यानी कि सिस्टम ऑफ फोर्सेस दिया गया था, उसके उसने डायनेम बनाया। फोर्स के कंपोनेंट x, y, z है और मूवमेंट के कंपोनेंट जो है वो l, m, n है। इज रिप्लेस बाई 2 फोर्स, अभी से हटा करके वो 2 फोर्स बना रहा है। वन एक्टिंग अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ x, उसमें से एक जो है वो x एक्सिस के अलॉन्ग कार्य कर रहा है, एट द अनदर फोर्स, और एक दूसरा बल और है। तो यानी कि पहले क्या होता था, जैसे 2 फोर्स मिल रहे हैं तो उन फोर्स को मिला करके हम रिजल्टेंट में डायनेम बनाया करते थे। यहाँ पर रिजल्टेंट डायनेम की वैल्यू दे रखी है और एक फोर्स दे रखा है, उसकी लाइन ऑफ एक्शन दे रखी है। अब यहाँ से आपसे ये दूसरा फोर्स पूछेगा और पूछेगा कि उसका लाइन ऑफ एक्शन क्या है। फिर वो आगे कहता है, शो दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस आर Lx प्लस my प्लस nz अपॉन l एंड my प्लस nz का होल स्क्वायर प्लस l स्क्वायर y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर टू द पावर 1/2 अपॉन l। तो यानी कि जो 2 फोर्स हैं उन फोर्स के मैग्नीट्यूड आपको प्रूव करने ही दे रखे हैं। एंड आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अदर फोर्स, और जो दूसरा वाला फोर्स है, एक फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन तो उसने आपको दे दी है और दूसरा फोर्स जो है उसकी लाइन ऑफ एक्शन आपको ज्ञात करनी है। तो यानी कि रिजल्टेंट डायनेम आपको पता है, एक फोर्स एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कार्य कर रहा है ये आपको पता है। दूसरा फोर्स पहले फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है, दूसरे फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है और दूसरे फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन निकालनी है। अब देख लीजिएगा यहाँ पर, अब ऐसे मान लेते हैं 2 फोर्स हैं हमारे पास। एक फोर्स हम मान लेते हैं P है, और मान लीजिएगा एक फोर्स P है और दूसरा फोर्स जो है उसके कंपोनेंट x2, y2, z2 में डाल देंगे हम। ये है given that the system of forces is equivalent to dynamic x, y, z, l, m, n। ये आपका रिजल्टेंट है। अब इसमें से एक फोर्स मान लेता हूँ P है। लेट वन ऑफ द फोर्स इज P विच एक्ट along x axis, x minus 0/1, y minus 0/0, z minus 0/0। अब उसी तरह से प्रोसेस करिएगा जिस तरह से आप चैप्टर नंबर 4 में कर रहे थे। कंपोनेंट तैयार करिएगा, x1 is equal to P, y1, z1 is equal to 0, l1 i कैप प्लस m1 j कैप प्लस n1 k कैप, i कैप j कैप k कैप। पॉइंट उठा लीजिएगा, 0 0 0, फोर्स के कंपोनेंट सब 0 हो जाएंगे। तो l1 is equal to m1 is equal to n1 is equal to 0। ये आपका आ चुका है, L1 M1 N1 आ चुके हैं। अब दूसरे फोर्स के लिए चलते हैं। अब दूसरे फोर्स के लिए ना, अब जैसे क्या करते थे, सारे फोर्सेज निकल जाते थे तो x इक्वल टू x1 प्लस x2 कर देते थे। तो अब कैपिटल X तो हमें पता है, जो रिजल्टेंट उसने दे रखा है। अब हम उससे x1 हमें पता चल चुका है तो उससे निकालने जा रहे हैं हम x2, y2, z2। तो दूसरे फोर्सेज का रिजल्टेंट हो जाएगा √x2² प्लस y2² प्लस z2²। ये रिजल्टेंट हो जाएगा हमारा। अब ये L1 M1 N1 हो चुका है। अब रिजल्टेंट के लिए चलते हैं। देखिएगा, अब ये हमारी वैल्यू आ चुकी है। अब कंपोनेंट हमारी वैल्यू में तैयार हो चुके हैं, क्योंकि x इक्वल टू x1 प्लस x2, y इक्वल टू y1 प्लस y2, z इक्वल टू z1 प्लस z2, x is equal to P plus x2, y is equal to 0 plus y2, z is equal to 0 plus z2। तो x2 is equal to z minus P, सॉरी
x2 इक्वल टू x माइनस पी, y2 इक्वल टू y, z2 इक्वल टू z। ये आ गए हैं आपके कंपोनेंट ऑफ अदर फोर्स। जो दूसरा वाला फोर्स होगा उस दूसरे वाले फोर्स के कंपोनेंट जो है वो आ चुके होंगे, है ना। दूसरे वाले फोर्स के कंपोनेंट आपके आ चुके होंगे। आप देखिएगा L1 M1 N1 तो जीरो है, आप चूंकि ये ले लीजिएगा, चूंकि L इक्वल टू L1 प्लस L2, L इक्वल टू M1 प्लस M2, L इक्वल टू N1 प्लस N2, तो L इक्वल टू 0 प्लस L2, M इक्वल टू 0 प्लस M2, N इक्वल टू 0 प्लस N2। तो L2 इक्वल टू L आ गया, M2 इक्वल टू M आ गया, N2 इक्वल टू N आ गया। तो ये हो गया कंपोनेंट ऑफ कपल ड्यू टू अदर फोर्स। जो दूसरा वाला फोर्स है उसके कपल के जो है कंपोनेंट आपको आ चुके हैं। तो दूसरे फोर्स के कंपोनेंट भी आ गए, उसकी वजह से जो कपल पैदा होगा उसके कंपोनेंट भी जो है हमारे आ चुके हैं। अब यहाँ पर जो है अब दूसरा फोर्स निकालना है, बल्कि दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड निकालने हैं। तो यहाँ पर अब मैं जो है L2 M2 N2 के लिए फार्मूला लेने जा रहा हूँ। अब ऐसे मान लेते हैं, लेट द अदर फोर्स act at F, G, 0। यहाँ लिख देता हूँ नोट में। दूसरा फोर्स कहीं ना कहीं तो कार्य कर ही रहा होगा, है ना। जो दूसरा फोर्स है वो कहीं ना कहीं कार्य कर रहा होगा। तो दूसरा फोर्स जो हमने मान लिया है कि वो बिंदु पर कार्य करता है जिसके कोऑर्डिनेट है F, G, 0। यहाँ पर ये ध्यान रखना है, नोट मैंने लिखा है तीसरा वाला कोऑर्डिनेट आपको 0 ही डाल करके चलना है। क्या? तीसरा वाला कोऑर्डिनेट आपको 0 ही डाल करके चलना है, वरना आप इनमें जो है रिलेशन स्थापित नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने यहाँ पर नोट लिख दिया है, F हो गया, G हो गया, 0 हो गया। अब फोर्स के मूवमेंट लेने जा रहे हैं। तो दूसरे फोर्स के लिए चल रहे हैं L2 I कैप प्लस M2 J कैप प्लस N2 K कैप इज इक्वल टू I J K। पहली रो में तो I J के आ जाएंगे और दूसरी रो में उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे जहां पर फोर्स कार्य कर रहा है। तो फोर्स कार्य कर रहा है F पर, G पर और 0 पर। ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे F, G, 0 और यहाँ फोर्स के कंपोनेंट हो जाएंगे X2, Y2 और Z2। अब यहाँ पर L2 M2 N2 की वैल्यू डाल दीजिएगा, Li कैप प्लस MJ कैप प्लस NK कैप, I कैप, J कैप, K कैप, F, G, 0 और ये हो गया X माइनस P और Y और Z। अब यहाँ से वैल्यू उठा लीजिएगा, डिटरमिनेंट आप खोलिएगा, यहाँ से L की वैल्यू देखिएगा G Z, M की वैल्यू देखिएगा, बीच वाला छोड़ेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा F Z। N की वैल्यू देखिएगा, ये हो जाएगा F Y माइनस G X माइनस P। अब यहाँ आपको समझ में आएगा कि जो पॉइंट लिया है उस पॉइंट में तीसरा कोऑर्डिनेट 0 क्यों लिया गया है। देखिएगा L की वैल्यू स्मॉल g के पदों में आई है, M की वैल्यू स्मॉल f के पदों में आई है। तो यहाँ से f और g निकाल करके मैं यहाँ अगर रख दूंगा तो मेरी p की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, जो कि मेरा पहला फोर्स है और मेरा पहला रिजल्ट जो है वो प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ से ये वैल्यू डाल देते हैं, एलिमिनेट F, G। अगर मान लीजिएगा यहाँ पर तीनों कोऑर्डिनेट ले लेते, मान लीजिएगा जैसे पॉइंट में ले लेते आप FGH ले लेते, तो ऐसी पोजीशन में ये एलिमिनेट नहीं होते। तो इसीलिए क्या करा जाता है, दो कोऑर्डिनेट लिए जाते हैं, तीसरा कोऑर्डिनेट जो है वो 0 में डाल दिया जाता है। तो यहाँ से हो जाएगा N इक्वल टू F की वैल्यू M/Z हो जाएगा माइनस G की वैल्यू L/Z X माइनस P। Z इधर ले जाएंगे, NZ इक्वल टू M/Z
माइनस एल एक्स माइनस माइनस प्लस एल पी। ये वैल्यू आ गई है। यहाँ पर देखिएगा कोई वैल्यू गलत लिखी गई है मेरे से। एल की वैल्यू जी जेड होगी, एम की वैल्यू बीच वाला छोड़ेंगे, हाँ ये माइनस रह गया है, ये माइनस आएगा, ये माइनस आएगा, तो यहाँ से पी की वैल्यू हो जाएगी एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड अपॉन एल। प्रूफ। ये पहला रिजल्ट प्रूव हो चुका है कि जो एक फोर्स आपने P माना था उसका जो मैग्नीट्यूड है वो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड अपॉन एल है। अब दूसरे फोर्स का मैग्नीट्यूड देखेगा। दूसरे फोर्स के मैग्नीट्यूड के कंपोनेंट ये पड़े हुए हैं बेटा, x2 है, y2 है और z2 है। मैग्नीट्यूड ऑफ अदर फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ अदर फोर्स इज इक्वल टू अंडर रूट x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर। x2 y2 z2 की वैल्यू डाल दीजिएगा, अंडर रूट x माइनस पी का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। पी की वैल्यू आपके सामने पड़ी हुई है, अंडर रूट x माइनस एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड अपॉन एल का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो एल एक्स से एल एक्स कट जाएगा, तो ये आ जाएगा अंडर रूट एम वाई बाहर ले लेता हूँ, वन अपॉन एल एम वाई प्लस एन जेड का होल स्क्वायर प्लस और एल स्क्वायर के साथ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। प्रूव्ड। ये दूसरे फोर्स का जो है कंपोनेंट निकाले थे मैंने, तो उनके दूसरे फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है मुझे मिल चुका है। अब लास्ट स्टेप ले लेते हैं। लास्ट स्टेप में यह है जो दूसरा वाला फोर्स है उसकी लाइन ऑफ एक्शन लेनी है। क्या लेनी है? दूसरे वाले फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन। इसके लिए मैं इक्वेशन यूज़ करूँगा, इक्वेशन ऑफ नल प्लेन, जो कि हमारा आर्टिकल 6.2 था, उसकी नल प्लेन की इक्वेशन लूँगा और लाइन ऑफ एक्शन निकालनी है। तो बीएससी पार्ट 1 की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमसे ये कहती है कि जब दो प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं तो वहाँ पर एक लाइन मिलती है। तो यहाँ पर दो नल प्लेन लिए जाएंगे, है ना? क्या लिए जाएंगे? दो नल प्लेन लिए जाएंगे और उन नल प्लेन के इंटरसेक्शन से जो है जो लाइन प्राप्त होगी वो हमारे दूसरे वाले फोर्स की जो है लाइन ऑफ एक्शन होगी। अब दूसरे में ये हो जाता है अब ये नल प्लेन लेने जा रहा हूं मैं, ये लीजिएगा। नल प्लेन एट 0 0 0। यहाँ पर 0 0 0 पर जो है नल प्लेन आपको लेना है और यहाँ पर नल प्लेन 0 0 0 पर ही क्यों लेना है, इसके लिए मैं भी आपको वर्किंग रूल जो लिखा देता हूँ कि यहाँ पर नल प्लेन 0 0 पे क्यों लिख रहा हूँ, मैं साइड में लिख देता हूँ। ये वर्किंग रूल, if line of action of one force is x minus a upon l, y minus b upon m, z minus c upon n, then
फाइंड नल प्लेन एट A, B, C। पहला नल प्लेन लेने के लिए जो पॉइंट उठाना है वो यहाँ से उठाना है, कोऑर्डिनेट A, B, C। ये पहला प्लेन आ जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। फिर नल प्लेन एट, अब ये DRS डिसीज आप देख रहे हैं, LMN है ना DRS में, या डिसीज हो, इसमें किसी क्वांटिटी रो की मल्टीप्लाई कर देनी है, ध्यान रखना है, रो की मल्टीप्लाई कर देनी है। इस पर लेंगे रो L, रो M, रो N, डॉट डॉट, एंड रो टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो एक जो नल प्लेन लेना है ऊपर वाले पॉइंट से आएगा, और दूसरा नल प्लेन जो है नीचे रो से मल्टीप्लाई करके आएगा। 2 पॉइंट हो गए हैं, 2 हमारे नल प्लेन हो जाएंगे। फिर उसमें रो टेंड्स टू इनफाइनाइट लगा देंगे, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। प्लेन 1 and 2 गिव लाइन ऑफ एक्शन ऑफ सेकंड फोर्स। ये तरीका होता है नल प्लेन का, ये तरीका होता है जब एक पॉइंट की लाइन ऑफ एक्शन आपको पता होती है और दूसरे पॉइंट की जो है लाइन ऑफ एक्शन, आप दूसरे फोर्स के आप लाइन ऑफ एक्शन निकालने जा रहे होते हैं। तो ये मैंने वर्किंग रूल जो है वो लिख दिया है। अब जो इस वाले क्वेश्चन में मुझे जो दे रखा था, वो पहले फोर्स जो था वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कार्य कर रहा था, और एक्स एक्सिस की इक्वेशन थी मेरी x - 0, y - 0, z - 0। तो मैं नल प्लेन में सबसे पहले 0 0 0 पर निकालूंगा। फिर जो नीचे डिसीज पड़े हुए थे वो 1 0 0 थे, उनमें मैं रो से मल्टीप्लाई करूंगा, तो वहां से मेरा पॉइंट आएगा रो 0 0। तो मुझे 2 नल प्लेन निकालने हैं, एक 0 0 0 पर और एक रो 0 0 पर। ये हो जाएगा। अब मैं सबसे पहले लेने जा रहा हूँ नल प्लेन एट 0 0 0। अभी यहाँ पर मैं फार्मूला लिख रहा हूँ। पहली लाइन में एक्स वाई जेड थे, यहाँ ABC था, यहाँ कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल Z था, ये फोर्स के कंपोनेंट है। और इधर था LX - A प्लस MY - B प्लस NZ - C, है ना। तो नल प्लेन एट 0 0 ले रहे हैं हम, नल प्लेन एट 0 0 0। ये और ले लेते हैं, ड्यू टू सेकंड फोर्स। नल प्लेन एट 0 0 0 ले रहे हैं, और किसके कारण ले रहे हैं, ड्यू टू सेकंड फोर्स। अब जो भी वैल्यू आएगी वो सेकंड फोर्स के कारण आएंगी। तो ये हो जाएगा x हो जाएगा, y हो जाएगा, z हो जाएगा, 0 0 0 कोऑर्डिनेट होगा, और यहाँ हो जाएगा x2 y2 z2, यहाँ हो जाएगा L2 x - 0 M2 y - 0 N2 z - 0। लेफ्ट हैंड साइड जो है, लेफ्ट हैंड साइड तो पूरी 0 में ही चली जाएगी, और L2 की वैल्यू L है, M2 की वैल्यू M है, और N2 की वैल्यू N है। यहाँ से आपको मिलेगा LX प्लस My प्लस NZ = 0। यहाँ x y z जो है वो छोटे छोटे हैं, छोटे लेटर हैं, ये यहाँ पर कोऑर्डिनेट है। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। अब नल प्लेन एक्स एक्सिस ली थी ना, एक्स एक्सिस के नीचे डायरेक्शन कोसाइन पड़े हुए थे, 1 0 0 पड़े हुए थे, उनमें रो की मल्टीप्लाई करेंगे। नल प्लेन एट रो 0 0, रो 0 0 पर नल प्लेन ले लीजिएगा। अब यहीं से आ जाइएगा, x, y, z, रो 0 0, और x2 है, y2 z2, L2 x माइनस रो, M2 y माइनस रो, N2 z - 0। y वाला भी पॉइंट 0 है।
वैल्यू डालिएगा एक्स वाई जेड रो 0 0, x2 की वैल्यू x माइनस पी बाई जेड, एल एक्स माइनस रो वाई सॉरी एम बाई प्लस एन जेड, एक्स माइनस रो आया है। और फिर वर्किंग रूल में मैंने क्या लिखा हुआ है, रो टेंड्स टू इनफाइनाइट लिखा हुआ है। जो वर्किंग रूल है वो रो टेंड्स टू इनफाइनाइट है, और आपको पता है कि रो टेंड्स टू इनफाइनाइट अगर होता है तो वो तभी पॉसिबल है जबकि रो जो है वो डिनोमिनेटर में चला जाए। रो किस में चला जाए, डिनोमिनेटर में चला जाए। अब देखिएगा यहाँ सेकंड रो है, सेकंड रो में से मैं रो कॉमन ले सकता हूँ, तो ये हो जाएगा रो एक्स वाई जेड 1 0 0, एक्स माइनस पी वाई जेड एल एक्स अपॉन रो माइनस 0 प्लस एफ वाई अपॉन रो प्लस एन जेड अपॉन रो से रो जो है वो कैंसिल आउट हो जाता है, रो से रो जो है कैंसिल आउट हो जाता है। वी टेक रो टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब रो की जो वैल्यू है आप टेंड्स टू इनफिनिटी डाल दीजिएगा, इधर हो जाएगा एक्स वाई जेड 1 0 0, एक्स माइनस पी वाई जेड इजिकल टू, देखिएगा ये 0 में चला जाएगा, ये 0 में चला जाएगा, और ये भी जो है 0 में चला जाएगा। सॉरी यहाँ एक क्वांटिटी यहाँ पर 1 बची हुई है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा माइनस का एल। अब यहाँ डिटर्मिनेंट बोल दीजिएगा, एक्स के साथ देखिएगा ये दोनों तो 0 में चले जाएंगे, स्मॉल वाई के साथ ये 0 में चला जाएगा, और यहाँ जेड आ जाएगा, तो ये हो गया स्मॉल वाई कैपिटल जेड आ जाएगा, और जेड वाले में देख लीजिएगा ये 0 में चला जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का स्मॉल एक्स कैपिटल वाई इजिकल टू माइनस एल। तो यहाँ से हो जाता है, ये भी इधर ले जाएंगे एल प्लस स्मॉल वाई कैपिटल जेड माइनस स्मॉल एक्स कैपिटल वाई इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो चुकी है। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हो चुकी है। एक ये वाली इक्वेशन है जो निकाली गई थी नल प्लेन एट 0 0 0 पर, और दूसरी इक्वेशन आपकी ये आई है जो नल प्लेन एट 0 0 0 0 पर है ना। तो इस तरह से दो प्लेन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो वहाँ पर एक लाइन बनती है, वो लाइन जो है आपके वो सेकंड वाले फोर्स की जो है लाइन ऑफ एक्शन होगी। ऐसे लिख देते हैं, द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन 1 and 2। प्लेन इसलिए है क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेट स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड के लीनियर है, क्योंकि एक एक पावर है यहाँ। तो ये हो जाएगा द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन 1 and 2 गिव लाइन ऑफ एक्शन ऑफ सेकेंड फोर्स। तो इस तरह से जो है आपका ये क्वेश्चन होता है कि इस तरह से आपने देखा कि लाइन ऑफ एक्शन जो है सेकेंड फोर्स की किस तरह से निकाली जाएगी। हाँ, दोबारा देख लीजिएगा क्वेश्चन में क्या था। रिजल्टेंट डायनेम दिया गया था जिसके फोर्स के कंपोनेंट कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड थे, और मूवमेंट के कंपोनेंट थे कैपिटल एल कैपिटल एम कैपिटल एन। अब उसमें से क्या कहा गया था कि ये जो डायनेम बना है ये दो फोर्स से बना है। जो डायनेम बना है वो दो फोर्स से बना है। उन फोर्स में से एक फोर्स एक्स एक्सिस के अलोंग कार्य कर रहा था, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी एक्स माइनस 0 वाई माइनस 0 जेड माइनस 0 और अपॉन में 1 0 0 हो जाएगा। फिर उसने हमसे पूछा था कि दोनों जो फोर्स हैं उनके मैग्नीट्यूड ज्ञात कीजिएगा, और ये बताइएगा कि दूसरा वाला जो फोर्स है वो उसकी लाइन ऑफ एक्शन जो है वो क्या होगी, जबकि पहले की लाइन ऑफ एक्शन तो हमें उसमें एक्स इक्वल टू 0 दिया गया था। तो हमें पता है कि डायनेम जो होता है, डायनेम रिजल्टेंट होता है। जितने भी फोर्सेस काम कर रहे होते हैं उन फोर्सेस को सॉल्व करके जो रिजल्ट आता है वो डायनेम आता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने ये माना इस वाले क्वेश्चन में कि पहला फोर्स जो है वो कैपिटल पी है और वो एक्स एक्सिस के अलोंग कार्य कर रहा है। तो उसकी लाइन ऑफ एक्शन हमारे पास आ गई एक्स माइनस 0/1 इजिकल टू वाई माइनस 0/1 इजिकल टू जेड माइनस 0/1। यहाँ से हमने x1 y1 z1 तैयार करा, L1 M1 N1 तैयार करा।
तो पहले वाले कंपोनेंट के फोर्स के कंपोनेंट आ चुके हैं, उससे जो कपल पैदा होगा उसके कंपोनेंट आ चुके हैं। फिर उसके बाद हमने रिजल्टेंट का फार्मूला लगाया, x इजिकल टू हमारा x1 प्लस x2 होता है, तो x2 इजिकल टू x माइनस x1 हो गया, y2 इजिकल टू y माइनस y1 हो गया, z2 इजिकल टू z माइनस z1 हो गया, l2 इजिकल टू l माइनस l1 हो गया, m2 इजिकल टू m माइनस m1 हो गया, n2 इजिकल टू n माइनस n1 हो गया। तो इस प्रकार से हमारे दूसरे फोर्स के कंपोनेंट भी प्राप्त हो गए और दूसरे फोर्स के कारण जो कपल होगा उसके कंपोनेंट L2 M2 N2 भी तैयार हो गए, ये कंपोनेंट तैयार हो गए। फिर हमने कदम बढ़ाया कि जो फोर्सेज हैं उनके मैग्नीट्यूड क्या होंगे, तो यहाँ पर एक नोट पॉइंट लिया गया। हमने ये माना कि जो दूसरा वाला फोर्स है जिसके कंपोनेंट कैपिटल X2 कैपिटल Y2 कैपिटल Z2 है, वो जिस बिंदु पर कार्य कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट माने हमने F, G, 0। और यहाँ पर नोट बताया गया कि तीसरा जो कोऑर्डिनेट है वो 0 में होना चाहिए। तो हमने माना लेट द सेकंड फोर्स एक्ट एट द पॉइंट F, G, 0। फिर पॉइंट हमारे पास आ ही चुका था, है ना। तो उसके बाद हमने L2i कैप प्लस M2j कैप प्लस N2k कैप के लिए फार्मूला लिखा। पहली रो में XYZ आ गए, अगली रो में FG 0 कोऑर्डिनेट आ गया, तीसरी रो में फोर्स के कंपोनेंट हो गए X2, Y2 और Z2। X2, Y2, Z2 की वैल्यू रखी गई, L2, M2, N2 की वैल्यू रखी गई। उसके बाद रिजल्ट आया। अब इस इक्वेशन में हमारे अब यहाँ से 3 वैल्यू हमारी प्राप्त हुई L2, M2, N2 के लिए। इन 3 वैल्यू में 2 हमारे अननोन थे, एक स्मॉल f था, एक स्मॉल g था। तो और ये कोऑर्डिनेट इस तरह से एडजस्ट किए गए तीसरा 0 लेने की वजह से कि f और g की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से हमने f और g एलिमिनेट कर दिया और जैसे ही हमारा f और g एलिमिनेट हुआ हमारे पास पहला फोर्स p प्राप्त हो गया। और जब हमारे पास पहला फोर्स p प्राप्त हो गया तो उससे हमारे X2, Y2, Z2 आ गए और उससे हमने रिजल्टेंट निकाल दिया दूसरे फोर्स का। फिर हमने दूसरे फोर्स का रिजल्टेंट निकाल दिया। तो इस प्रकार से हमारे पहले फोर्स का मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट बोल गया था मैं गलती से, मैग्नीट्यूड निकाल दिया। तो इस प्रकार से हमारे पहले फोर्स का मैग्नीट्यूड और सेकंड फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो प्राप्त हो जाता है। अब दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड हमारे प्राप्त हो चुके हैं। उसके बाद अब हमारी बारी आई कि हम जो है इसकी दूसरे वाले फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो दूसरे फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन के लिए मैंने वर्किंग रूल लिखा कि अगर पहले फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन x माइनस ए अपॉन एल, वाई माइनस बी अपॉन एम, जेड माइनस सी अपॉन एल एन है, तो उसमें आप सबसे पहले ऊपर से पॉइंट उठाएंगे ए बी सी। तो लाइन ऑफ एक्शन जो है वो नल प्लेन जो लेंगे वो ए बी सी पर लेंगे। उसके बाद ये पॉइंट लिखा गया कि नीचे जो डी आर एस या डी सी जो भी पड़े हुए हैं इनमें रो की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ रो की मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट बनेगा, रो एल बनेगा, रो एम बनेगा, रो एन बनेगा। उस पर नल प्लेन ले लिया है और फिर उसमें रो की कंडीशन लगा दी है, टेंस टू इन्फिनिटी लगा दी है, रो टेंस टू इन्फिनिटी लगा दी है। तो इस तरह से 2 इक्वेशन नल प्लेन की हो जाएगी और उन दोनों नल प्लेन के इंटरसेक्शन से हमारे सेकंड वाले फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो प्राप्त हो जाएगी। और इसी केस में जो पहला वाला फोर्स था वो एक्स एक्सिस में काम कर रहा था, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग काम कर रहा था। तो एक्स एक्सिस थी मेरी x माइनस 0/1, y माइनस 0/0, z माइनस 0/0। तो सबसे पहले जो मैंने नल प्लेन लिया उसके लिए ये पॉइंट उठाए मैंने। तो पहले नल प्लेन मेरा 0, 0, 0 पर आया, ये इसीलिए वजह से ये सबसे पहले नल प्लेन 0, 0, 0 पर लिखा गया है। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ उठाया, ये मेरे डिसीज से मैं रो से मल्टीप्लाई करी, तो इनमें रो से मल्टीप्लाई करके मुझे पॉइंट मिला रो 0, 0। फिर मैंने रो 0, 0 पर नल प्लेन लिखा और रो टेंस टू इनफाइनाइट लगा दिया, है ना। और इस प्रकार से 2 समीकरण हमें प्लेन के रूप में प्राप्त हो गई। फिर हमने लिखा इन दोनों प्लेन का इंटरसेक्शन से जो लाइन बनेगी वो हमारे दूसरे वाले फोर्स की जो है लाइन ऑफ एक्शन होगी। तो इस तरह से आपने ये एक नए तरह का क्वेश्चन जो है सीखा है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ये 2 ही क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल नंबर 1 है और एक एग्जाम्पल नंबर 4 है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में अब एग्जाम्पल नंबर 4 जो है वो दे दिया जाएगा और चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा।